नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूं अपने YouTube चैनल में। आज हम लोग आईपीसी का सेक्शन 304B देखने वाले हैं, जो कि दहेज मृत्यु के बारे में बात करता है। इसका सब सेक्शन 1 कहता है कि जब किसी महिला की मृत्यु उसकी शादी से लेकर के जो 7 साल होते हैं उसके अंदर उसकी डेथ हो जाती है, और या तो वो डेथ जलने से होती है या फिर किसी बॉडी इंजरी यानी शारीरिक क्षति से होती है। ये दोनों ही वजह हो सकती है। और इस बात को उस लड़की के घर वालों के द्वारा दिखाया जाता है कि उसकी डेथ के पहले उसके ससुराल वाले यानी उस लड़की का हस्बैंड और उसके रिलेटिव्स यानी उसका पति और उसके नातेदार उस लड़की को दहेज के लिए तंग करते थे, उसके साथ में क्रूरता वाला व्यवहार करते थे, जिस बात से तंग आकर उसने अपनी जान ले ली। अब हो सकता है कि उस लड़की की मृत्यु हो सकता है, क्या मतलब जनरली ऐसा ही होता है कि लड़की की डेथ जो है आत्महत्या से ही होती है, यानी वो तंग आकर अपनी जान ले लेती है। लेकिन यहाँ पर यही कहा जाएगा कि उसने अपनी जान नहीं ली, यहाँ पे कहा जाएगा कि पति और उसके नातेदारों ने उसकी जान ले ली, क्योंकि ये दहेज मृत्यु है। इसीलिए अगर वो लड़की खुद भी अपने आप को मार लेती है तो यहाँ यही बोला जाएगा कि उसके पति ने और उसके नातेदारों ने ही उसको मारा है। इस सेक्शन में या पूरे आईपीसी में दहेज का मतलब कहीं नहीं बताया गया है, इसकी परिभाषा कहीं नहीं दी गई है। इसीलिए स्पष्टीकरण में ये स्पष्ट कर दिया गया है कि अगर आपको दहेज की परिभाषा जाननी है तो आप दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 2 में जाके जान सकते हैं। इसका सबसेक्शन 2 कहता है कि जो कोई दहेज मृत्यु कारित करेगा उसको कारावास तो होगा। अब कौन सा कारावास होगा ये यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, सादा या कठोर, जो कि 7 साल से कम का तो नहीं होगा। और अगर सिचुएशन ज्यादा खराब रही तो ये कारावास आजीवन कारावास में भी बदल जाएगा। तो यही है इसकी सजा। दहेज मृत्यु को यहाँ पर दंडित करने के लिए प्रावधान दिए गए हैं। अब इस सेक्शन को कौन से अमेंडमेंट से जोड़ा गया है जरा वो भी देख लेते हैं। 304B को 1986 के अधिनियम संख्या 43 की धारा 10 से जोड़ा गया और 19/11/1986 को उसको लागू कर दिया गया। अब इस अमेंडमेंट की वजह भी देख लेते हैं। ये धारा किसी स्त्री के पति और पति के संबंधियों के द्वारा दहेज की मांग को लेकर उस स्त्री की जब जान ले ली जाती है, उसी के लिए ये धारा जो है दंडित करने वाले प्रावधान बताती है। भारत के समाज में हाल ही में कुछ सालों में दहेज को लेकर नवविवाहित स्त्रियों को प्रताड़ित करने, तंग करने के मामले जो है दिन पर दिन बढ़ने लगे थे। दहेज के मामलों के साथ साथ लड़कियों की यानी महिलाओं की हत्याएं भी होने लगी, यानी वो या तो अपनी खुद जान ले रही थी या फिर ससुराल वाले ही मार दे रहे थे। तो इसी बढ़ती हुई सामाजिक बुराई को रोकने के लिए एक प्रभावकारी अंकुश लगाने की जरूरत थी, और अंकुश लगाने के लिए कानून बनाने की ज्यादा जरूरत थी। अब एक और सेक्शन है जो कि सेम यही बात करता है, और वो आपको इसके साथ में कोरिलेट करके पढ़ना है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। और वो धारा है साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 का ख यानी 113B, दहेज मृत्यु के बारे में अवधारणा। जब आप सेक्शन 304B पढ़ेंगे तो आपको उसके साथ में 113B एविडेंस एक्ट का पढ़ना ही होगा और अपने आंसर में भी लिखना होगा। यहाँ पर भी यही बोला जा रहा है कि जब सवाल ये उठता है कि किसी व्यक्ति ने किसी स्त्री की दहेज मृत्यु कारित की है और ये दिखाया जाता है कि शादी की बाद में और लड़की के डेथ के कुछ समय पहले उसके साथ में क्रूरता वाला व्यवहार हो रहा था दहेज की मांग को लेकर के, और इसके बाद ही उस लड़की ने तंग आकर के ऐसी हरकत की और अपनी जान ले ली, तो यहाँ पर न्यायालय यही अवधारणा करेगा कि हाँ, उस लड़की की दहेज मृत्यु ही हुई है। अब यहाँ पे स्पष्टीकरण को भी देख लीजिए कि दहेज मृत्यु का मतलब यहाँ पे आईपीसी का सेक्शन 304 में जो बताया गया है वही है। अब ये जो एविडेंस एक्ट का सेक्शन आपने अभी देखा,
113B। इसको लाने के पीछे भी वही वजह है जो कि 304B को लाने के पीछे थी, कि दहेज के संबंध में स्त्रियों को जलाकर मार डालने, आत्महत्या के बहाने मतलब बच जाते थे जो ससुराल वाले, ये बोल करके कि उन्होंने लड़की को मारा नहीं, उसने खुद आत्महत्या की है। इसी सिलसिले को लेकर के, इसी घटना को रोकने के लिए कि ससुराल वाले जो हैं बहुत आसानी से छूट जाते थे, इस संशोधन को करने की जरूरत आन पड़ी। अब इससे एक रिलेटेड केस लॉ भी है जो देख लेते हैं। केस है वेणुगोपाल बनाम कर्नाटक राज्य। ये वाद दहेज हत्या का वाद है। शादी के 2 साल के अंदर में ही पत्नी की अप्राकृतिक मृत्यु हो गई और अभियोजन के साक्ष्यों की तरफ से साक्ष्य दिए गए कि अभियुक्त जो है पति ने दहेज के लिए कई बार अपनी पत्नी को प्रताड़ित किया, बुरा बर्ताव किया, मारा पीटा। अब बचाव पक्ष की यह दलील थी कि मृतक ने आत्महत्या की है लड़के वालों की तरफ से। न्यायालय द्वारा इस बात को स्वीकार नहीं किया गया और जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो न्यायालय ने इस केस में अभियुक्त को धारा 304 ख और यहाँ पर 498 का 304B और 498A के अधीन में दोष सिद्धि को उचित ठहराया और स्त्री अपने माता पिता से दहेज का बकाया धन जो वादा किया गया था नहीं ला रही थी, इसी वजह से उसको तंग किया जा रहा था। ये सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट है जो कि आप दोनों सेक्शन में लिख सकते हैं। वैसे तो आपको दोनों सेक्शन साथ में ही पढ़ना है, तो इस केस को आपको जरूर मेंशन करना चाहिए। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी बातें समझ में आई होगी। अगर आ गई है तो वीडियो को लाइक कर दें, नहीं आई तो अनलाइक कर दें और समझ में क्या नहीं आया है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर अभी तक आप सब्सक्राइबर नहीं बने हैं तो बन जाइए। बनने के साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए और अपने बाकी फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर कीजिए। और सब्सक्राइबर नहीं बनना चाहते हैं तो मत बनिए, नो प्रॉब्लम। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम्स।